हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। और विश्व भूगोल के साथ साथ विश्व भूगोल में परिवहन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। देखिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले परिवहन। तो सब जानते हैं कि परिवहन द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन के साधनों का प्रयोग करके पहुँचते हैं, या फिर इसके द्वारा हमारे जीवनचर्या के जो कार्य हैं बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत कम समय में हम किसी स्थान पे पहुँच के अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं परिवहन जो है मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह एक प्रमुख आर्थिक क्रिया के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। परिवहन हमें किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? यह शामिल किया जाता है तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, या फिर परिवहन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम इसे शामिल करते हैं। आगे है कि आर्थिक क्रियाओं के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन को परिवहन या यातायात कहते हैं। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या जो सुविधा होती है, इन सुविधाओं को हम कहते हैं, जिसमें मनुष्य, मानवीय, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता था। मनुष्य की हम बात करें तो पहले मानव परिवहन के उन्नत किस्म के साधन जब विकसित नहीं थे तो क्या करता था, वो पशुओं द्वारा, विभिन्न प्रकार के मानवीय श्रम द्वारा भी, मतलब मानव द्वारा भी, जैसे बच्चों का वो कर सकते, उठा के लेकर जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु, विभिन्न प्रकार के उस समय के जो पुराने वाहन थे, इनका प्रयोग करते थे। और वर्तमान समय में हम देख ही पा रहे हैं कि कितने उन्नत उन्नत किस्म के परिवहन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा गमनागमन स्थल, जल एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन के विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अपनी पृथक तकनीकी विशेषताएं तथा क्षेत्रीय विस्तार प्रतिरूप भी होते हैं परिवहन के। आइए हम देखते हैं इसमें आगे कि जो परिवहन के हम प्रकारों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दिया है परिवहन के प्रकार, तो परिवहन के मुख्य प्रकार में हम 3 भागों में से बांट सकते हैं। स्थल मार्ग, जिसमें सड़क एवं रेल मार्ग शामिल है, दूसरा है जल मार्ग और तीसरा है वायु मार्ग। ये 3 प्रमुख हमारे परिवहन के प्रकार हैं। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम स्थल मार्ग का अध्ययन करेंगे। स्थल मार्ग में जो सड़कें या रेल मार्ग है, तो सबसे पहले हम रेल मार्ग देखते हैं। प्रमुख रेल मार्ग के बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो देखिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है पूरे विश्व की सबसे लंबी ये रेल मार्ग है, और जो स्थित है कहाँ पे? यूरेशिया, मतलब कह सकते हैं यूरेशिया को प्रभावित कर रहा है, यानी यूरोप को भी और एशिया दोनों भागों को प्रभावित करता है। और ये स्थित है रूस में। रूस में ये स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। व ये जो है जो रूस है, रूस के पश्चिमी हिस्से को इसके पूर्वी हिस्से से जोड़ता है। पहले इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। और देखिए, इसका जो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल इसका पूर्वी कह सकते हैं जो पत्तन है, तो ये है क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। और जो सबसे इसका पूर्वी है, ये है व्लादिवोस्टॉक। तो ये मुख्य नाम ध्यान रखने योग्य है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसका जो पश्चिमी पत्तन है ये है सेंट पीटर्सबर्ग, व जो पूर्वी है ये व्लादिवोस्टॉक। इसके प्रमुख और भी जो शहर हैं, इससे जुड़े हुए मुख्य नगर हैं इनके मार्ग में पड़ने वाले, जो तो ये हो गया आपका, देखिए मॉस्को हो गया। तो इसमें देखते हैं, देखिए मॉस्को के साथ साथ, मॉस्को प्रमुख नगर हो गया, इसके साथ है इकाटेरिनबर्ग हो गया, फिर है आपका यहाँ पे नोवासिबिर्स्क, उसके बाद है इरकुट्स्क, और उसके बाद है यहाँ पे खारबारवोस्क। और सबसे जो हो गया हमारा, इसमें देख लिया हमने पूर्वी जो हो गया व्लादिवोस्टॉक। तो इसके बारे में हम जानकारी, ये तो हमने लोकेशन मैप देख लिया इसका, और इसका हम देखते हैं इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। इसकी जानकारी के बारे में क्या दिया गया है, यहाँ पे इसके हम आंकड़े देखते हैं। देखिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये तो हम अभी देखे हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और रूस के पश्चिम भाग में हम अभी मैप में देखें कि
जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसका प्राचीन नाम मतलब कह सकते हैं पुराना नाम था लेनिनग्राद। तो लेनिनग्राद को ही हम वर्तमान समय में उसको सेंट पीटर्सबर्ग है नाम इस नगर का। और लेकर रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है व्लादिवोस्टोक नगर। तो जो व्लादिवोस्टोक नगर है ये इसका हो गया प्रशांत महासागर के तट पे से पूर्वी भाग हो गया। और इसकी कुल लंबाई है कितना 9560 किलोमीटर, ये कह सकते हैं 9560 किलोमीटर लंबाई है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। इसका निर्माण कार्य 1891 में प्रारंभ हुआ था। यह रेल मार्ग 1905 में बनकर तैयार हो गया और 1945 में इसे दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में रेलें दोनों ओर से बिना अवरोध के चल सकती थी और यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी जो साइबेरिया क्षेत्र है, साइबेरिया के बिल्कुल पूर्वी भाग में भी चला जाता है और हम अभी मैप में देखे हैं बिल्कुल ये पश्चिमी भाग में भी क्या होता है, ये चला जाता है। और बिल्कुल ये कहें कि यूरोप के पश्चिमी भागों को कह सकते हैं कि एशिया के पूर्वी भागों से भी एक तरह से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ने का कार्य करता है। इसके बारे में देखिए और आगे यहाँ पे दिया गया है कि यह रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है। यानी मॉस्को भी इसी, हम ऊपर देखें अभी कि मॉस्को भी इसी जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसी बीच में स्थित था। और यह एक मुख्य औद्योगिक नगर भी है मॉस्को, जो रूस की राजधानी है। मॉस्को से आगे तुला नगर होते हुए वोल्गा नदी के किनारे कुइवीसेव नगर से यूराल क्षेत्र में उफा नगर पार करके ये विलियाबिंस्क तक पहुंचता है। यहाँ से स्टेपी का समतल मैदान आरंभ होता है, जहाँ ओमस्क महत्वपूर्ण केंद्र है। ओमस्क भी इसी पे स्थित एक मुख्य केंद्र है। एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से ये जोड़ता है। एशियाई प्रदेश है, तो उस मैप को हम ऑब्जर्व करेंगे या ध्यान से सोचेंगे तो हमें देखने को मिल सकता है कि एशियाई प्रदेशों के पश्चिमी यूरोपीय भागों से जोड़ रहा है। और यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों और यूराल की नदियों से गुजरता है। इस रेल मार्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास संभव हुआ। यानी साइबेरिया कैसा है, साइबेरिया बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल शुष्क प्रदेश, एकदम ठंडा बर्फीला ही, कहेंगे बर्फ का एक रेगिस्तान की तरह देखने को मिलता है। तो उतना विकास तो नहीं था। वन संसाधन है उसके पास, उसमें बहुत सारे खनिज संसाधन भी हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम, मतलब उसमें संचय की मात्रा आंकड़ा पता चला है कि उस भाग में है। लेकिन उतना बिना परिवहन के किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे इस मार्ग का विकास हुआ, या कहें कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसका विकास हुआ, तो इसके विकास के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि ये क्षेत्र भी आर्थिक रूप से क्या हुआ, थोड़ा सा सुदृढ़ हो रहा है, या ये विकास के मार्ग पे अग्रसर हो रहा है। जो कि पहले इसके मार्ग के निर्माण के पहले क्या था, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पहले वो पिछड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल मार्ग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसका नाम है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो देखिए जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, यह जो है कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो संयुक्त राज्य की सीमा के समानांतर तथा निकट से होता हुआ अटलांटिक तट से प्रशांत महासागर के तट तक, ये कितना है 7050 किलोमीटर लंबा है। इस रेल मार्ग का जो निर्माण है 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। और क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक व्यापारिक नगर है, इसी पे स्थित क्यूबेक व मॉन्ट्रियल प्रमुख। देखिए ये जो राज्य दिख रहा है यहाँ पे मैप में आपको, तो ये जो है ब्रिटिश कोलंबिया है। और ये क्या था, ये थोड़ा अलग थलग है, और इसलिए क्या किया गया था कि इसको मतलब जोड़े रखने के लिए मुख्य भूमि से या मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र में ये रहे, इससे कोई बाहरी शक्ति ना आक्रमण कर ले, इसको आधिपत्य ना कर ले। इसलिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण किया गया, ताकि परिवहन द्वारा जुड़ा रहेगा तो कनेक्टिविटी इसकी बनी रहेगी। देखिए ये दिया है इसका, ये न्यूयॉर्क से इसका कह सकते हैं कि जो पूर्वी इसका जो पत्तन है, कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है, या मतलब समुद्र किनारे है, तो ये एक नगर तो है ही, साथ ही साथ ये एक पत्तन बंदरगाह भी है, जो हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क एक बंदरगाह भी है। तो ये जो सबसे पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी नगर हो, और यहाँ से ये प्रारंभ होता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। और ये बिल्कुल इसका पश्चिमी जो है किनारा, या कहें कि पश्चिमी जो नगर है, ये है वैंकूवर, यानी वैंकूवर तक जाता है। यानी न्यूयॉर्क से प्रारंभ हो करके कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर तक ये जाता है।
और मुख्य उद्देश्य इसका था बनाने का यही कोलंबिया जो है, कोलंबिया राज्य के संरक्षण के लिए या फिर उससे कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए बनाया गया था कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस पे देखिए, इसी पे बहुत सारे प्रमुख, जैसे इसमें क्यूबेक मॉन्ट्रियल हमने पढ़ा है कि मुख्य इस पे व्यापारिक केंद्र हैं। तो यहाँ पे देखिए शिकागो है, शिकागो कहीं ना कहीं से इसमें जुड़ा हुआ है। शिकागो तो ये तो है अमेरिका का। ये देखिए यहाँ पे सुपीरियर, एरी, ओंटारियो ये सारी झीलें स्थित हैं। तो देखिए शिकागो जो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, ये है मिशिगन झील, हमें देखने को मिल जाएगा इसमें। और इसके किनारे शिकागो स्थित है। अन्य मार्गों द्वारा ये भी क्या है, इससे कनेक्ट है। ये देखिए टोरंटो यहाँ पे मुख्य नगर हो गया। विनिपेग, विनिपेग भी इसमें आता है, जो कि कह सकते हैं कि कनाडा के बिल्कुल क्या है, गेहूं मंडी के नाम से जानते हैं। विनिपेग बहुत बड़ी गेहूं मंडी है कनाडा की। और ये एक इसका नगर है कॉलगरी। और हो गया सबसे पश्चिमी वैंकूवर। आगे हम और देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ यहाँ पे अच्छे से और स्पष्ट चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर के ये जा रहा है वैंकूवर तक। यही है कोलंबिया राज्य। इसको जोड़ने के लिए, इसको मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए इस मार्ग का निर्माण किया गया है। इस पे प्रमुख विनिपेग प्रमुख नगर है। इसमें पोर्टल हो गया, यहाँ पे देखिए ये कैलगरी हो गया, ये सारे प्रमुख डुलूथ हो गए। यहाँ पे ये प्रमुख इस पे औद्योगिक नगर कह सकते हैं कि हैं। और इस मार्ग द्वारा इनका भी विकास हो रहा है। यहाँ पे जो भी इस क्षेत्र में, ये देखिए जो झील क्षेत्र है, ये हमारा सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये जो मुख्य महान झीलें हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से इन्हें जानते हैं, अमेरिका के ग्रेट लेक्स। तो इसमें जो भी ये क्षेत्र तो बहुत है, खनिज संसाधनों से काफी संपन्न है। जब खनिज संसाधनों से संपन्न है तो क्या होगा, यहाँ पे औद्योगिक धंधे भी बहुत, उद्योग धंधे बहुत सारे स्थापित होंगे। तो ये काफी विकसित क्षेत्र है औद्योगिक दृष्टिकोण से। तो और इस मार्ग के विकास के द्वारा यहाँ के जो भी संसाधन है या जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं वो पहुंचाए जाते हैं इस देश के विभिन्न भागों में। तो इस मार्ग का बहुत महत्व है। आगे हम देखते हैं तीसरा जो मुख्य कह सकते हैं कि है रेल मार्ग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य है। देखते हैं इसमें दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतर्गत 3 प्रमुख रेल मार्ग हैं। इसका जो बिल्कुल पूर्वी कहें कि नगर है, तो पूर्वी नगर जो है ये न्यूयॉर्क है। और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों मार्ग शुरू होते हैं और पश्चिम में जाके अलग अलग 3 नगरों से मिले हुए हैं। और इस तरह पूरे अमेरिका में क्या है कि ये रेल मार्ग फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। और आगे हम इसमें देखते हैं दिया है कि देखिए ये अटलांटिक तट पे, फिर ये क्या होता है, अटलांटिक तट से ये शुरू होकर के न्यूयॉर्क से और प्रशांत महासागर तट पे आके मिला हुआ है। इसे बांटा गया है। देखिए ये न्यूयॉर्क बंदरगाह से शुरू होकर के यहाँ पे पश्चिम में सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स से मिलते हैं। और इसी स्थिति के अनुसार इन्हें क्रमशः उत्तरी, मध्य व दक्षिणी नाम दिया गया है। यानी जो सबसे ये उत्तर में इसको उत्तरी नाम दिया गया है, ये बीच वाले को मिडिल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हो गया दक्षिणी भाग, तो इसे साउथ है, यानी बिल्कुल ये दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो जो हम कह सकते हैं कि यदि उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग अमेरिका का, तो इसमें कौन कौन से शामिल है, इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया न्यूयॉर्क और समाप्त होता है जाके सिएटल, यहाँ पे सिएटल में समाप्त हो जाता है। जो मध्यवर्ती है, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ये भी न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, लेकिन न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर ये जाके मिलता है सैन फ्रांसिस्को में, प्रशांत तट पे से सैन फ्रांसिस्को। जो दक्षिणी है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ये प्रारंभ होता है न्यूयॉर्क से और ये जाके मिलता है लॉस एंजल्स तक, ये जाके समाप्त होता है। तो ये प्रमुख 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं और इसे इसी तरह से 3 भागों में बांटा गया है। आगे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखिए ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये भी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा के निकट से होता हुआ पूर्व में सिडनी से दक्षिण पश्चिम में पर्थ समुद्र पत्तन तक जाता है। यानी प्रारंभ हो रहा है ये पूर्व में सिडनी से प्रारंभ होता है और सिडनी से प्रारंभ होके
दक्षिण पश्चिमी पर्थ तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह सिडनी से प्रारंभ होकर यह रेल मार्ग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करते हुए फिर ये कहाँ जाता है, डार्लिंग नदी के पश्चिम में स्थित ब्रोकन हिल नगर पहुंचता है। डार्लिंग नदी, यहाँ पे नदियां हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे डार्लिंग नदी रहती है, तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ब्रोकन हिल नगर पहुंचता है और पश्चिम की ओर अग्रसर यह मार्ग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों, इधर हमें कालगुरली और कुलगार्डी की सोने की खदानें मिल जाएंगी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इस वाले भाग में। तो यहाँ पे क्या होता है कि नगरों को भी होते हुए ये हिंद महासागर के तट पे स्थित प्रसिद्ध समुद्र पत्तन है पर्थ पहुंचता है, यानी ये हिंद महासागर पे स्थित ये हो गया, तो यहाँ पे आके पहुंचता है और ये हो गया ये हो गया पर्थ। तो पर्थ हो गया और ये दे रहा है कि पश्चिमी पर्थ में आकर के ये मिल जाता है। और ये इधर प्रारंभ हो रहा है सिडनी से, यहाँ पे सिडनी से प्रारंभ होकर के पर्थ में जाकर के ये रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग मिल जाता है। तो इस पे भी बहुत सारे, देखिए ये ब्रोकन हिल यहाँ पे स्थित है, ये फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा इधर है। तो इसके मार्ग द्वारा यहाँ पे जो भी खनिज संसाधन है, जो सोने के खाने हैं, सोने के खानों के अलावा और भी जो अन्य प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं, उनके विकास में काफी अहम भूमिका निभाया है ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। और ये इसका इस तरह हम इसके मैप पे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। देखिए जो ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है, यह लाइन जो है पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। यानी मुख्य दो बिंदु इसमें ध्यान रखने योग्य है कि पेरिस और इस्तांबुल। यानी ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से प्रारंभ होता है और इस्तांबुल में जाकर के ये कहते हैं कि खत्म होता है, ये इसका अंतिम बिंदु है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी हैं। देखिए हम देख पा रहे हैं, देखिए फ्रांस में ये पेरिस से प्रारंभ होता है, इस मैप में दिखाया गया है। और पेरिस में प्रारंभ होकर के ये कैसे, देखिए यहाँ पे आ रहा है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए ये है बालाटोन लेक हो गया यहाँ पे, ये हंगरी, बुडापेस्ट में भी जो है इसी ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग पे बुडापेस्ट स्थित है। उसके बाद रोमानिया में आता है, रोमानिया के बाद ये हो गया बुखारेस्ट, ये बुखारेस्ट इस राजधानी भी इसी पे स्थित है। फिर इधर बुल्गारिया देश में प्रवेश करके आता है इस्तांबुल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इस्तांबुल में आकर के मिल जाता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, इस्तांबुल जो कि भाग है टर्की का। तो ये हो गया फ्रांस के पेरिस से प्रारंभ होके टर्की में इस्तांबुल में जाकर के मिल जाता है। यह इन सारे देशों में यहाँ तक ये इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। आगे दिया है कि इस्तांबुल को बैंकॉक तक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। यानी आगे और इसको और बढ़ाने के लिए रेल मार्ग का विस्तार प्रस्तावित है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग भी एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है और ये अफ्रीका महाद्वीप के विकास में काफी योगदान दिया है। यह एक प्रस्तावित अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर एवं बंदरगाह स्थित है इसमें सब। और इस मार्ग की लंबाई लगभग है कितना, 14,000 किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवाथो से होते हुए यह रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया एवं प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले स्वर्ण खदान होते हुए केपटाउन तक जाएगी, यानी केपटाउन तक जाएगी। देखिए ये मार्ग जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका दक्षिणी बिंदु जो है केपटाउन है, केप काहिरा रेल मार्ग का। और लगभग इसकी लंबाई हम देखें अभी पढ़ेंगे 14,000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इस पे प्रमुख जो नगर स्थित है, यहाँ पे हम केपटाउन देख लिया, यहाँ पे हो गया बुलावायो, यहाँ पे लिविंगस्टोन हो गया, कापरी मोपोसी हो गया, जो कि दार इस्लाम नगर, मोम्बासा हो गया। और देखिए ये मार्ग जो है बिल्कुल बीच वाले भागों में क्या है, ये मतलब बिल्कुल कहीं कि एकदम लगातार ये कंटिन्यूअस नहीं गया है, बीच में क्या है
ये रेल मार्ग उतना विकसित नहीं है या फिर इसका निर्माण नहीं है। यहाँ से फिर अन्य मार्गों द्वारा इसको अन्य मार्गों का प्रयोग करके अन्य ट्रांसपोर्ट साधनों का प्रयोग करके हम यात्रा किया जाता है यहाँ के लोगों द्वारा। फिर इसके आगे जाकर के फिर क्या होता है कि ये थोड़ा-सा फिर इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। बीच वाला भाग क्या होता है, ये असतत है, यानी कहें कि कंटीन्यूअस नहीं है, यहाँ पे रेल मार्ग हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे है यहाँ पे वाव, खार्तूम, वादी हाल्फ, अस्वान, कायरो और अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया तक ये जा रहा है मार्ग केप टाउन से प्रारंभ होकर के। इसके मार्ग द्वारा हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे किम्बरले और जोहान्सबर्ग की सोने की खदानें, कुछ हीरे की खदानें हैं। तो इन सब के विकास में काफ़ी विकसित विकास में काफ़ी योगदान दिया है केप कायरो रेल मार्ग। और कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अफ्रीका को उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस रेल मार्ग द्वारा। आगे इसी में देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रस्तावित केप कायरो रेल मार्ग का जो उत्तरी मिस्र और सूडान भाग है और दक्षिणी जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका भाग ही निर्मित है। यानी जो बीच वाला भाग है खंडित है, केवल उत्तरी भाग मिस्र और सूडान तक और दक्षिण में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका तक हमें देखने को मिलेगा। इसका मध्यवर्ती भाग रेल मार्ग रहित है, यानी मध्यवर्ती भाग वाला क्या है, खंडित है। घने वन है, ऊंचे नीचे पहाड़ियां क्षेत्र होने और अत्यंत पिछड़े क्षेत्र भी है मध्यवर्ती भाग। तो पिछड़े क्षेत्र होने के कारण इस भाग में जो यातायात है, यातायात के स्थलीय साधन पूर्णतया अविकसित है। और प्रस्तावित केप काहिरा के पूर्ण रूप से तैयार होने पर उत्तर से दक्षिण के अफ्रीकी भूभाग परस्पर संबद्ध हो जाएंगे और उनके यानी प्रस्तावित तो है, फिर जब पूर्ण रूप से तैयार होगा तो क्या होगा, ये उत्तरी और दक्षिणी भाग भी बिल्कुल भूभाग क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये मार्ग पूर्ण हो जाएगा और उनके आर्थिक विकास में भी काफी सहायता मिलेगी। तो अभी ये बीच वाला जो भाग है अभी विकसित नहीं है। तो ये हम देखें कायरा, आसवान, वेडी हाल्फ, खार्तूम, कोस्टली, ये सारे मुख्य कह सकते हैं कि ये इसके प्रमुख नगर हैं इस पे स्थित। देखिए यहाँ पे ये सारी झीलें हैं, न्यासा लेक हो गए, टंगानिका लेक, विक्टोरिया वाटरफॉल, इसमें हमें जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे देखने को मिल जाएगा विक्टोरिया फॉल। तो बीच में बहुत सारे कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत घने जंगल है और जंगल होने की वजह से और फिर बहुत सारे झीलें भी हैं। मुख्य कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक जिम्बाब्वे नदी, जायरे। तो जायरे नदी जो है कि बहुत इसकी जो घाटियां हैं जंगलों से बहुत घने आच्छादित हैं और भूमध्य रेखा के बीच वाला भाग हमें भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिल जाएगा। और यहाँ की जलवायु ही वैसी है जो कि घने जंगलों के लिए काफी उपयुक्त है। तो घने जंगल जहाँ पे जलवायु ही अनुकूल नहीं है तो वहाँ पे रेल मार्ग का निर्माण थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए बीच वाला भाग क्या है, अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।